सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सब इतना प्यार दे रहे हो। और हमारी फैमिली अब बढ़कर 300 के करीब हो गई है। और इस चैनल पर वॉच टाइम करीब करीब 3000 घंटे का हो गया है। अब बाकी रह गया है 1000 घंटा और। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि आप सब बहुत प्यार दिखाते हो और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी रविंद्र कौर की है। 25 नवंबर 2021 की दोपहर का समय था। करनाल जिले में तरवाड़ी की पुलिस को नेशनल हाईवे पर गुरुद्वारे के पास खेतों में खून से लथपथ 100 पड़े मिले होने की सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वास्तव में वहां औंधे मुंह एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। शव की हालत और आसपास के माहौल को देखकर हत्या का सहज अंदाजा लगाया जा सकता था। शव के पास ऑटो स्टार्ट करने वाली रस्सी पड़ी थी। वहीं पर एक मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल की चाबी नीचे जमीन पर मिट्टी में धंसी थी। खेत में औंधे मुंह पड़े शव के करीब 15 फीट की दूरी पर अंग्रेजी शराब की खाली बोतल थी। खाली बोतल के ठीक सामने करीब 10 फीट की दूरी पर बोतल के रैपर भी थे। रैपर और खाली बोतल के ठीक बीच में 2 प्लास्टिक के खाली गिलास और संतरे के ताजे छिलके बिखरे थे। शराब की बोतल के रैपर के करीब 15 फीट की दूरी पर एक थर्मोकॉल की प्लेट और 2 सिल्वर के लिफाफे थे। प्लेट पर सब्जी लगी थी। सिल्वर के एक लिफाफे में तंदूरी रोटी के जले टुकड़े और दूसरे लिफाफे में सब्जी के दाग धब्बे लगे थे। एक पुलिस कर्मी ने जब शव को पलटकर सीधा किया तब उसके सिर और गर्दन पर चोट के निशान पाए गए थे। वहां मौजूद लोगों ने ये सब कोई भी शव की शिनाख्त नहीं कर पाया तो पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त के बाद उसकी पहचान करनाल जिले में नीलखेड़ी नगर निवासी अमनदीप सिंह के रूप में हुई। दरअसल अमनदीप का शव बरामद होने के एक दिन पहले ही उसके पिता गुरदीप सिंह ने उसके लापता होने की सूचना थाने में दर्ज करवाई थी। जैसे ही गुरदीप सिंह को हाईवे पर गुरुद्वारे के पास युवक की लाश पुलिस द्वारा बरामद करने की सूचना मिली तो वह तारवाड़ी थाने पहुंचे। वह पुलिस उन्हें लाश की शिनाख्त के लिए अस्पताल ले गई। गुरुदीप ने उस लाश की शिनाख्त अपने बेटे अमनदीप के रूप में की। 28 वर्षीय अमनदीप सिंह ग्राफिक डिजाइनर था। वह रोजाना अपने घर से उचाना गांव में स्थित जी लैब में काम करने के लिए जाता था। रोज की तरह 24 नवंबर को वह अपनी ड्यूटी खत्म कर शाम के 4:30 बजे के करीब अपनी बाइक द्वारा लैब से घर के लिए निकला था, लेकिन वह समय पर घर नहीं पहुंच पाया। काफी समय बीत जाने पर भी जब वह घर नहीं आया तब उसके पिता गुरदीप सिंह ने उसकी तलाश शुरू की। पिता का चिंतित होना स्वाभाविक था क्योंकि अमनदीप ने लैब से निकलते ही अपने पिता को फोन कर बाजार से कुछ लाने के लिए पूछा था। इस पर उन्होंने कुछ भी लाने से मना करते हुए जल्द संभल कर घर आने को कहा था। उन्होंने हिदायत दी थी कि अंधेरा होने से पहले वह घर आ जाए क्योंकि सुनसान इलाके में जगह जगह नशेड़ी का जमघट लगा रहता है और वे लूटपाट करने के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। संयोग से जब वह रात की 1:30 तक घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल फोन नॉट रीचेबल बताने पर उसकी तलाश की गई। गुरदीप सिंह ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी।
अगले दिन पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने अमनदीप सिंह का शव उसके पिता को सौंप दिया। उसी वक्त एक युवक भागता हुआ आया। वह कुछ बोलने बताने से पहले ही ठिठक गया। तभी सीआईए के 2 इंचार्ज मोहनलाल ने उससे सवाल किया, तुम कौन? जी, मैं अमनदीप का दोस्त। अरे रविंद्र का बोल। अमनदीप के पिता भुनभुनाए। धीमी आवाज को सुनकर मोहनलाल ने पूछा, आपने अभी कौन नाम लिया? कौन है वह और यह किसका दोस्त है? नहीं, कुछ नहीं। यह कहते हुए गुरदीप सिंह अपने बेटे के शव के साथ एम्बुलेंस में बैठ गए। उधर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई। हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी गंगाराम पुनिया ने एक जांच टीम बनाई। जांच टीम घटना स्थल के दृश्य के आधार पर यह भी मान चुकी थी कि अमनदीप की हत्या पूरी तरह से एक साजिश के तहत की गई होगी, जिसमें कम से कम 2-3 लोग शामिल हो सकते हैं। जांच को आश्चर्य जांच टीम को आश्चर्य हुआ। अमनदीप सिंह की पत्नी रविंदर कौर को लेकर हुआ। इसकी वजह यह थी कि वह एक बार भी थाने नहीं आई थी। जिस समय गुरदीप सिंह बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने आए थे, उस समय भी वह उनके साथ थाने नहीं आई थी और ना ही मोर्चरी से लाश सौंपते वक्त। इस वजह से पुलिस के संदेह की पहली सुई अमनदीप की पत्नी रविंद्र कौर की ओर घूम गई थी। उसी रात जांच टीम ने रविंद्र कौर को अपनी हिरासत में ले लिया। गुरदीप सिंह ने पुलिस को बेटे की खोजबीन के लिए कुछ तस्वीरें भी दी थी। उन्हीं में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें रविंद्र कौर के एक अन्य युवक के साथ थी, जबकि उसका पति अमनदीप पीछे बच्ची को गोद में लिए खड़ा था। कई तस्वीरों में रविंद्र और उस युवक के साथ थी, जो विभिन्न आयोजनों, टूरिस्ट जगहों, पार्कों और धार्मिक स्थलों की थी। पुलिस ने उस युवक के बारे में गुरदीप सिंह से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने चिढ़ते हुए कहा कि उसके बारे में रविंद्र कौर से ही पूछताछ कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जांच टीम को उसी वक्त यह बात भी ध्यान में आई कि वही युवक उस समय भी आया था जब अमनदीप की लाश गुरदीप सिंह को सौंपी जा रही थी। उस समय वह भागता हुआ आया था, लेकिन कब नजर बचाकर वहां निकल गया पता ही नहीं चला था। सीआईए इंचार्ज मोहनलाल ने रविंदर कौर को एक फोटो दिखाई। उसमें एक फोटो पर अंगुली रखते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारे बगल में खड़ा यह लड़का कौन है? कोई रिश्तेदार है? रविंद्र कौर कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन उसके सामने रखकर स्पीकर ऑन कर दिया। उस पर एक कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो कुछ समय पहले ही आई थी। फोन से आवाज आने लगी, सर मैं हेड कांस्टेबल बोल रहा हूँ। मैंने उसे पकड़ लिया है जिसकी तस्वीर आपने हमें भेजी थी। उसके साथ एक युवक और पकड़ा गया है। दोनों दिल्ली जाने वाली बस में बैठे थे। आधे घंटे के भीतर उन्हें लेकर मैं थाने आ जाऊंगा। मोहनलाल ने पूछा, तुमने जिसे पकड़ा है उसका नाम क्या है? हेड कांस्टेबल बोला, सर फोटो वाले का नाम सन्नी और दूसरे का नाम कुणाल है। ठीक है, दोनों को जितना जल्द हो सके लेकर आओ। उसके बाद फोन से आवाज आनी बंद हो गई। जांच अधिकारी मोबाइल को अपने हाथ में लेकर रविंद्र कौर को डपटते हुए बोले, अब बताओ सन्नी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सन्नी का नाम आते ही रविंद्र कौर के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, जबकि सर्दी का मौसम आ चुका था। जांच अधिकारी ने साथ में खड़ी लेडी कांस्टेबल को एक गिलास पानी लाने को कहा और खुद कमरे का पंखा ऑन कर दिया।
जहां रविंद्र कौर से पूछताछ हो रही थी। वह एक के बिंदु कमरा था। उसमें 4-5 लोगों के बैठने की कुर्सियों के साथ साथ एक बेंच भी लगा था। जांच अधिकारी रविंद्र कौर के सामने फैली तस्वीरों को समेटने लगे। उसी वक्त 2 कांस्टेबल 2 लोगों को पकड़े अंदर घुसे। उनकी कमर में रस्सी बंधी थी, जिसका दूसरा सिरा एक कांस्टेबल ने पकड़ रखा था। उन्होंने एक साथ कहा, यही दोनों पकड़े गए हैं। मोहनलाल ने कांस्टेबल के से सवाल किया, इनमें सन्नी कौन है? दूसरे का नाम तुमने क्या बताया था? एक कांस्टेबल ने बताया, सर यह सन्नी है। दूसरे वाले का नाम कुणाल है। ठीक है, इन्हें बेंच पर बैठा दो। एक राइटिंग पैड उठाओ और इसके बारे में पूरी जानकारी लिखो। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। यह कहते हुए जांच अधिकारी केबिन से बाहर चले गए। केबिन में बैठी रविंद्र कौर की नजर जब सामने बेंच पर कमर से बंधी रस्सी सनी पर पड़ी, तब उसने सिर झुका लिया, जबकि कुणाल उसकी ओर ऐसे देखता रहा मानो उससे वह कुछ पूछना चाहता है। महिला कांस्टेबल पानी का गिलास उसके सामने रखती हुई बोली, यह लो पानी पियो। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? साहब, जो भी सवाल करें उसका सच सच जवाब दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं अब क्या बोलूं? किसके लिए बोलूं? जब पति ही इस दुनिया में नहीं है तो कुछ भी नहीं। कौन होगा मेरा सहारा? बताओ, तुम ही बताओ मुझे। इतना कहते हुए रविंद्र कौर सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उससे अधिक उम्र की लेडी कांस्टेबल रविंद्र के सिर पर हाथ रखकर सहलाती हुई बोली, देखो मैं भी औरत हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। जो हुआ उसे भूलकर आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं? मेरी जिंदगी पहले भी जैसे तैसे चल रही थी और आगे भी वैसे ही रहने वाली है। जिसके साथ जीवन जीने के सपने देखे थे उसे भी तो पकड़ लाए। यह बोलती हुई रविंद्र कौर ने सिर झुकाकर बैठे सन्नी की ओर इशारा कर दिया। अच्छा, यही है। लेडी कांस्टेबल ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही जांच अधिकारी केबिन में एक महिला एसआई के साथ दाखिल हुई। एक नजर बेंच पर बैठे दोनों लोगों पर डाली, फिर रविंद्र कौर की ओर मुड़े। हाँ मैडम, आपको मुझसे कुछ भी बताने से ऐतराज है तब इनके सवालों के जवाब दे दीजिए। पर हाँ, ध्यान रहे, यह थोड़ी कड़क पुलिस वाली हैं। जांच अधिकारी ने साथ आई लेडी एसआई की ओर इशारा किया। लेडी कांस्टेबल बोली, सर इसने बैठे हुए युवक की ओर पहचान कर ली है। शाबाश, यह हुई ना बात। ऐसा करो, तुम एक डायरी में इसके बारे में सब कुछ नोट करो और मैडम जो उनसे सवाल जवाब करेंगी उसकी रिकॉर्डिंग भी करो। मुझे किसी जरूरी तहकीकात के लिए निकलना है। कल तक अमनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। उस केस के 2 और लोग पकड़ में आ गए हैं। सोमवार को इन्हें बयानों के साथ कोर्ट में हाजिर कर देंगे। यह कहकर जांच अधिकारी मोहनलाल ने रविंद्र कौर और पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ का काम लेडी एसआई और कांस्टेबल के जिम्मे सौंप दिया। रविंद्र कौर थोड़ी सहज हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने राज खोलने शुरू कर दिए थे। सब कुछ लेडी कांस्टेबल ने लिखना शुरू कर दिया था। उसने जो बताया उसी में अमनदीप से लेकर सनी और हत्याकांड की सारी बातें थी। इस तरह से अमनदीप और रविंद्र कौर के अलावा सनी के साथ संबंधों की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार निकली।
हरियाणा के अंबाला शहर की रहने वाली रविंद्र कौर उर्फ रिम्पी की शादी सन 2016 में करनाल में सानी लोखे के अमनदीप सिंह के साथ हुई थी। इनकी शादी के बाद दो परिवारों की खुशियां एक जरूर हो गई थी, किंतु रविंद्र कौर और अमनदीप सिंह की खुशियों का मिलन नहीं हो पाया था। उन्होंने अरेंज मैरिज को परिवार और समाज के लोगों के बीच शहर स्वीकार कर तो लिया था, लेकिन सुहाग रात की सेज पर उनके मन में कई सवाल बने हुए थे। उस दौरान अचानक नवविवाहिता रविंद्र कौर ही बोल पड़ी, लगता है आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हूँ। नहीं तो शेरवानी के बटन खोलते हुए अमनदीप बोला, तो फिर मैं ही पूछ लेती हूँ। पर वे उलझी चुन्नी निकालती हुई रविंद्र कुमार ने कहा। रविंद्र कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पगड़ी खूबसूरत लग रही है, येलो कलर है, अगर पिंक होती तो और भी जचती। तुम्हें पिंक बहुत पसंद है। रविंद्र कौर बोली, मुझे ही क्यों, सारी लड़कियों को पसंद होता है पिंक कलर, क्या तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? अमनदीप गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे यह सब सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने में ही काफी समय निकल जाता है। ऑफिस में भी काम का दबाव बना रहता है। ऑफिस में लड़कियां काम नहीं करती हैं क्या? वहां तो लड़कियां एक से एक सज धज कर आती होंगी, उनसे भी फैशन ट्रेंड की बातें होती होंगी। तो फिर क्या? अमनदीप ने पूछा, मेरा मतलब है तुम्हारी कोई लड़की भी दोस्त होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसने तुम अपने दिल की बात कहते होगे, गिफ्ट शिफ्ट देते होगे। मुझे इन सब चीजों में कभी रुचि नहीं रही है। इसका मतलब हुआ कि आप तो एकदम रस किस्म के आदमी हो। मैं तो आपसे बिल्कुल अलग हूँ। कैसे? अमनदीप ने चौंकते हुए पूछा। रविंद्र कौर हंसती हुई बोली, कैसे क्या? जैसे सभी सुंदर लड़कियों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ यही कि मेरे चाहने वाले भी कई थे। कई थे? कई थे का क्या मतलब? अमनदीप चौंका। मतलब यह कि लड़के मुझसे बात करने के लिए आगे पीछे घूमते थे। कईयों ने गिफ्ट देकर मुझे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनमें पसंद आया एक ही, और जब तक मैं उसके दिल की बात समझ पाती तब तक देर हो चुकी थी। रवींद्र कौर बोलती चली गई। देर हो चुकी थी क्यों? अमनदीप आगे की बात सुनना चाहता था। यही कि मैं यहाँ आ गई, तुम्हारे सामने हूँ। शादी का जोड़ा संभाल रही कलाइयों की सुहाग चूड़ियां भारी लग रही हैं। रविंदर कौर बोलते बोलते मायूस हो गई। तुम्हारे दिल में जो कुछ बात है बोल दो, मन में कोई बात जमने मत देना। मैं एक राज की बात बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझे कसम दो कि उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। चलो, वादा रहा। अमनदीप रविंदर कौर की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन तुम्हें प्यार से घरेलू नाम रिम्पी बुलाऊंगा, बुरा तो नहीं लगेगा? रविंदर कौर मुस्कुराती हुई बोली, अरे इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? मुझे और अच्छा लगेगा। इस तरह नवविवाहिता हो की पहली रात कुछ वादे इरादे और गिले शिकवे को दूर रखने के संकल्प सौगंध के साथ शुरू हुई नव जीवन की गाड़ी चल पड़ी। लेकिन अमनदीप सिंह और रविंदर कौर के दिमाग में एक दूसरे को दूर रखने वाला कीड़ा भी कुलबुलाता रहा। उनमें पति पत्नी की तरह प्रेम पनपने के बजाय दिन प्रतिदिन असहजता की भाव भी सिर उठाने लगी थी। जल्द ही रविंदर कौर ने वह बात भी बता दी जिस बारे में शादी की पहली रात पहेलियां बुझाती हुई अमनदीप से कसम ले रही थी।
दरअसल रविंदर कौर स्कूल के जमाने के प्रेमी हर्षपाल उर्फ सन्नी को शादी के बाद भी नहीं भूल पाई थी। उससे वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। यह बात उसने अमनदीप को बता दी थी। इसके बावजूद अमनदीप ने रविंदर कौर को अपना लिया था। देखते ही देखते दोनों की शादी के 5 साल बीत गए। दोनों एक बेटी के माँ पिता भी बन गए। फिर भी रविंदर कौर के दिल में प्रेमी सन्नी को लेकर दबी हुई आग सुलगती रही। वह प्रेम अगन में सुलगती रही। सन्नी की यादों में खोई खोई सी रहने लगी। जलती बुझती रही। दिन में सन्नी का प्रेम उमड़ता रहा। प्रेमी को हमेशा याद रखने का तरीका ऐसा कि उसने अपने मोबाइल और सोशल साइट के पास पासवर्ड में सन्नी की गाड़ी और उसके घर के नंबरों का इस्तेमाल किया था। फोन में अपनी बनाई कोडिंग के जरिए उसका नंबर सेव कर रखा था। जब इच्छा होती बातें कर या मैसेज भेजकर अपने दिल को सहला समझा लेती थी। उसकी सन्नी के प्रति समर्पित यह सारी आदतें परिवार में किसी को मालूम नहीं थी। अमनदीप भी इससे वाकिफ नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि सनी उसके स्कूल का दोस्त और पुराना प्रेमी है। यहाँ तक कि रविंदर कौर ने पति को अपने पक्ष में लेकर प्रेमी से मिलवाकर दोस्ती भी करवा दी थी। इसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। सन्नी अमनदीप सिंह के घर नहीं आता था, लेकिन रविंद्र कौर ही उसके साथ समय बिताने का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया करती थी। छुट्टियों में जब अमनदीप के साथ कभी घूमने का कार्यक्रम बनाती थी, तब इसकी जानकारी सन्नी को भी दे देती थी। कई बार तो वह अमनदीप की इच्छा के खिलाफ सन्नी को घूमने वाली जगहों पर साथ ले गई। इस तरह से सन्नी मौके पर अमनदीप से निजी पलों की खुशियों में खलल डालने के लिए हमेशा ही प्रकट हो जाता था। अमनदीप के प्रति पत्नी प्रेम दर्शाने के लिए रविंद्र कौर परिजनों की आंखों में आसानी से धूल झोंक देती थी। इसके बारे में परिजनों को रविंदर कौर ने कोई शिकायत नहीं की। वह कोई भी काम अकेले नहीं करती थी। हर छोटे बड़े काम में अमनदीप को साथ लेकर ले जाती थी। अमनदीप के अलावा घर के किसी भी सदस्य को रविंदर कौर पर शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमनदीप अंदर ही अंदर सनी और रविंदर कौर के प्रेम को लेकर चिड़ताला नहीं कर पा रहा था। कई बार ऐसे मौके भी आए जब अमनदीप ने सन्नी को लेकर नाराजगी भी जताई। पत्नी ने यहाँ तक कहा कि उसे भूल जाएं, अब उनका बच्चा भी है, उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस नसीहत का रविंद्र कौर पर उल्टा असर होता था। वह उससे झगड़ पड़ती थी। सन्नी की नशे की आदत को लेकर भी अमनदीप चिड़ताला रविंदर कौर को ताने मारता था कि उसके दिल में एक नशेड़ी की जगह है। लेकिन उसकी यही बात उसने सन्नी को भी बताई, उससे सलाह भी मांगी कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। सन्नी ने उसे सलाह तो नहीं दी, लेकिन अपने मन में एक एक योजना अवश्य बना ली। रविंद्र कौर और सन्नी के प्रेम में अमनदीप बुरी तरह से पिसने लगा था। तनाव में तीनों आ गए थे। उसने मन में एक दूसरे के प्रति अलग अलग किस्म की शिकायतें जब तक फन उठा लेती थी। 24 नवंबर 2021 को रविंदर कौर अपनी बहन की शादी में अंबाला में थी। अमनदीप अपने काम की वजह से शादी से जल्दी लौट आया था। सन्नी ने अमनदीप को किसी खास बात के लिए 20 नवंबर की रात को बुलाया था। अमनदीप जब उसके कहने पर सन्नी के पास गया, तब उसने नशे की हालत में उससे सॉरी बोला। सन्नी के साथ उसके दो दोस्त कुणाल और मनी पेंटर भी थे।
सन्नी अमनदीप सिंह से बात करने के लिए हाईवे के बगल के खेत में ले गया। वहां उसने अमनदीप के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह बोला, भाई मैंने आज तुमसे सॉरी बोलने को बुलाया है। मैंने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। आखिर कब तक रविंदर कौर की यादों में अपनी जिंदगी बर्बाद करता। यह बात उसे भी नहीं पता है। मेरे दो बच्चे भी हैं। यह सब सुनकर अमनदीप अवाक रह गया। कुछ बोलने को ही था कि सन्नी बोला, हमारी तुम्हारी यह आखिरी मुलाकात है। चलो थोड़ा साथ पीने पिलाने का जश्न मनाते हैं। और फिर वे खेत के अंदर चले गए। वहां सन्नी कुलान और मनी पेंटर के साथ अमनदीप ने शराब का जश्न मनाया। नशे की हालत में अमनदीप जाने को उठा। 4 कदम चला, जेब से मोटरसाइकिल की चाबी निकाली, लेकिन वह वहीं गिर गई। तभी पीछे से सनी के दोस्तों ने अमनदीप सिंह के सिर पर हथौड़े से वार किया। अचानक हुए हमले से अमनदीप जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद सन्नी ने ऑटो स्टार्ट करने वाली रस्सी से अमनदीप का गला घोंट डाला। इस साजिश में आरोपी के दो साथी बलदेव नगर निवासी कुणाल व मन्नी उर्फ मनीष भी शामिल रहे, लेकिन उन्हें पहले अमनदीप की हत्या के लिए जाने की साजिश की भनक तक नहीं लगने दी। जब उन्हें उसके कपड़े खून से लथपथ दिखे तो पहले वे घबरा गए। उसके बाद तीनों कार में सवार होकर अंबाला के लिए निकल पड़े। आरोपी हर्षदीप उर्फ सन्नी ने अपने घर जाते ही अमनदीप की पत्नी अपनी प्रेमिका रविंद्र कौर को फोन कर कहा कि काम तमाम कर दिया है। इसके बाद उनकी रात भर चैटिंग होती रही, लेकिन सुबह होते ही दोनों ने यह डाटा डिलीट कर दिया ताकि पुलिस को कोई शक न हो। सीआईयूटी ने सन्नी, रविंद्र कौर व कुणाल को काबू कर पूछताछ की तो सच सामने आया। पुलिस हिरासत में रविंद्र कौर के अलावा सन्नी और कुणाल से हुई पूछताछ में कई बातें सन्नी के बारे में भी मालूम हुई और यह भी साबित हो गया कि अमनदीप की हत्या में उसकी पत्नी रविंद्र कौर भी शामिल थी। रविंद्र कौर ने पुलिस को बताया कि उसे अपने पति की मौत का कोई अफसोस नहीं है। उनसे पूछ के दरमियान ही तीसरा फरार आरोपी मनी पेंटर भी गिरफ्तार हो गया। उसे पुलिस छत्तीसगढ़ से पकड़कर लाई। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर लुधियाना में अमनदीप सिंह की हत्या वाली जगह पर ले गई। वहां हत्या में इस्तेमाल हथौड़ी और चाकू मिल गए। कानून से बचने के लिए सन्नी ने कई प्रयास किए, यहाँ तक कि घटना स्थल पर वह 10 नंबर के जूते पहनकर आया, जबकि वह 7 नंबर के जूते पहनता था। वह थाने भी गया। उसने प्लान बनाया था कि अपने दोस्त के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाएगा, लेकिन तब तक अमनदीप का शव बरामद हो चुका था। तभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।